हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा फ्रेम। जैसे हम देख चुके हैं पिछले लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था मैटप्लॉटलिब, और जो उसके मेन चार्ट थे, लाइन चार्ट, बार चार्ट और स्कैटर चार्ट, ये डिस्कस हुए थे। आई थिंक अभी आप पाई चार्ट अपने से कर सकते हैं, और अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो लास्ट लेक्चर्स में जाइए, जहाँ पर वीडियोस में जाइए, जहाँ हमने पहले ऑलरेडी समझा चुका है डिटेल में। तो सभी का सिंटेक्स याद करना और देखना कि उसमें कलर, लाइन स्टाइल्स, किस तरीके से साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मेन पॉइंट रहता है आपका डेटा विजुलाइजेशन का, जिसमें हम डिफरेंट चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है डेटा फ्रेम, जो यूनिट वन का ही पार्ट है। और यूनिट वन में बेसिकली पाइथन के 2 चैप्टर्स हैं, मैटप्लॉटलिब और डेटा फ्रेम। और ये आपका टोटल सिलेबस का आपका इसमें 25 आउट ऑफ 70 ये स्कोर है इसमें। मीनिंग ये है इसका कि आपको 25 मार्क्स का पाइथन मिलेगा डेटा फ्रेम और मैटप्लॉटलिब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा फ्रेम से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कंपैरिजन करें तो मैटप्लॉटलिब से काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो डेटा फ्रेम, सबसे पहले डेटा फ्रेम क्या है देखिए। आपका अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है। पहला है आपका क्रिएशन ऑफ सीरीज एंड डेटा फ्रेम, और सेकंड है आपका डेटा फ्रेम मेथड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं और डेटा फ्रेम है क्या। A data frame is a two-dimensional data structure. That is, data is aligned in a tabular fashion in rows and columns. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा फ्रेम एक टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में हम डेटा फीड कर सकते हैं। जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हम डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं, और साथ साथ डेटा के बीच में कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कनेक्शन होता है इसमें। तो अब फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम, फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम, इसका क्या फीचर्स हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। पोटेंशियली कॉलम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सभी कॉलम्स इसके जो भी होते हैं ज़्यादातर अलग अलग डेटा टाइप, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब है आप इसका साइज बढ़ा घटा सकते हैं। नेक्स्ट है लेबल्ड एक्सेस। आप रोज़ एंड कॉलम्स का नेम भी दे सकते हैं इसके अंदर। नेम भी दे सकते हैं का मतलब ये है कि नेम बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं इसमें। और कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन रोज़ एंड कॉलम्स, और इसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं रोज़ पर भी और कॉलम्स पर भी। तो अब हमारे पास एक टेबुलर स्ट्रक्चर में एक डेटा है, जिसमें डिफरेंट रोज़ हैं, डिफरेंट कॉलम्स हैं। उसमें जो भी डेटा है वो उस डेटा पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है, जिसमें इसके 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आप उसका एवरेज स्कोर निकालना चाह रहे हो तो एवरेज स्कोर निकाल सकते हैं इसमें। तो ये एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो गई, तो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो ये बेसिक एडवांटेज रहता है डेटा फ्रेम का, कि अगर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, जो डेटा फ्रेम है ऑलरेडी हमारे पास, तो हम आसानी से कर सकते हैं। और भी हम आगे देखेंगे तो कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई, कौन कौन से हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं डेटा फ्रेम, हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हमको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे उसके बाद ही हम कैपेबल हो पाएंगे इस बात के लिए कि हम उस पर किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो एक सेकंड टास्क है और सेकंड चैप्टर भी है। सबसे पहले ये है कि डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करना है। तो अभी एक एग्जांपल दे रखा है आपके सामने, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि नेम, एज, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन, ये 4 कॉलम्स हैं, और रोज़ दे रखी है आपकी टोटल नंबर ऑफ 5, 0 से स्टार्ट है। तो डेटा फ्रेम में हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स पोजीशन होती है तो 0 से लेकर 4 तक है, और ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग, नेम, एज, एड्रेस और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो ये एक डेटा फ्रेम है जो 2 डायमेंशनल है, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में है। इसमें हम रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को हमने फीड कर दिया है। अब इसको क्रिएट कैसे करना है, चलिए देखते हैं सेकंड स्लाइड में। इसमें देखिए, अब इसको क्रिएट करने के लिए आपको पांडास की ज़रूरत पड़ेगी। पांडास को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, और जैसे हम मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करते थे, और फिर हम पांडास लाइब्रेरी है इसमें, और लाइब्रेरी नेम, और उसके बाद हमको अगर डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो हमें फिर डॉट डेटा फ्रेम लिखना पड़ेगा। और ये जो डॉट डेटा फ्रेम है, एक्चुअली डेटा फ्रेम है, वो आपका एक मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो जो जनरल सिंटैक्स रहता है वो यही रहता है कि हमें लाइब्रेरी का नेम लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद डॉट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद मेथड नेम। तो मेथड नेम डेटा फ्रेम है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेटा फ्रेम में डी और फ्रेम का एफ कैपिटल रहेगा हमेशा। अगर आप नहीं करेंगे तो एरर आएगा इसके अंदर, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो पांडास डॉट डेटा फ्रेम, अब इसके पैरामीटर वैल्यूज़, तो इसमें क्या क्या आपको पास करना पड़ेगा। पहले आपको डेटा पास करना पड़ेगा इसके अंदर। तो डेटा होना चाहिए जिसके थ्रू हम डेटा फ्रेम
बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आपको इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स वैल्यू देते हैं मतलब मीनिंग रो का नेम देते हैं तो वही रो का नेम रहेगा इसके अंदर न्यू डेटा फ्रेम के अंदर। और अगर आप इसके बाद कॉलम नेम देना चाहें तो कॉलम नेम दे सकते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, आप नहीं देंगे तो वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप देंगे इंडेक्स की वैल्यू तो वही इंडेक्स की वैल्यू डेटा फ्रेम की होगी। नेक्स्ट आपका कॉलम, कॉलम आप जैसे आप इंडेक्स की वैल्यू दे सकते हैं ऐसे ही आप कॉलम की वैल्यू भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका डी टाइप, डी टाइप है आपका डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, तो जितने भी कॉलम्स हैं आप उनका डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप उसमें किस तरह की वैल्यू लेनी चाह रहे हैं। और उसके बाद है कॉपी, ये कमांड आपका बेसिकली डेटा को कॉपी करने के लिए यूज़ होती है और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। इसकी दो ही वैल्यू होती हैं, तो ट्रू या फॉल्स। अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो आपको ट्रू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं तो ये फॉल्स तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट रहती ही है। तो ये इसके पैरामीटर्स थे और इनका डिस्क्रिप्शन था, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको डेटा फ्रेम बनाना है तो डेटा तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अब इसमें ये नहीं कि आप डेटा भी यूज़ नहीं करेंगे तो क्या एरर आएगी, नहीं एरर नहीं आएगी, फिर वो डेटा फ्रेम तो क्रिएट होगा पर उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी, ठीक है। तो एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, वो भी हम देखेंगे कैसे क्रिएट होता है। लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि जब आप डेटा फ्रेम बनाएं तो एटलीस्ट कुछ डेटा तो उसके अंदर हो। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम कोई भी पैरामीटर वैल्यू पास नहीं करते तो एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट यही आता है कि ठीक है डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, लेकिन डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए जो डेटा पास करना है उसको किस तरीके से पास करना है, कैसे वो कौन कौन से मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा को पास कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमें डेटा को पास करना है तो हम लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, नमपाई एंडी एरे यूज़ कर सकते हैं और किसी दूसरे डेटा फ्रेम से भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड है जिसके थ्रू हम कोई डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे आसान तरीका तो लिस्ट का ही है, तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। तो एम्प्टी डेटा फ्रेम जैसे मैंने बताया, तो एम्प्टी डेटा फ्रेम में तो आपको कोई पैरामीटर वैल्यू पास ही नहीं करनी। अगर आप कोई डेटा पैरामीटर वैल्यू पास ही नहीं करेंगे तो वो डेटा फ्रेम तो क्रिएट होगा पर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन है इम्पोर्ट द पांडास लाइब्रेरी एंड एनालाइजिंग एज पी डी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इम्पोर्ट पांडास एज पी डी। तो पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और उसका एक ऑल्टरनेटिव नेम दे देंगे जिसके थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने इसको नेम दे दिया पी डी। हाँ पांडास डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, खाली इंपोर्ट पांडास लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हर बार आपको किसी का कोई मेथड एक्सेस करने के लिए पांडास ही लिखना पड़ेगा, पांडास डॉट मेथड नेम लिखना पड़ेगा। तो उसको अगर आप स्टेटमेंट को छोटा करना चाह रहे हैं तो फिर आप पांडास एज पी डी लिखिए, तो पी डी इसको ऑल्टरनेटिव नेम हो जाएगा। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि हमेशा पी डी लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा नेम है तो इसमें क्या होगा कि इसके थ्रू हम आसानी से लिखने में भी हमें कंफर्टेबल फील होगा और आसानी से हमें एक्सेस भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा इम्पोर्ट पांडास एज पी डी। आप इम्पोर्ट पांडास एज पी भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अगले लाइन में देखते हैं डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। तो डी एफ है अब जो डेटा फ्रेम हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसके नेम, और हमने लिखा डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। एक्चुअली हमने पी डी डॉट डेटा फ्रेम को डी एफ को असाइन कर दिया। तो एक्चुअली डेटा फ्रेम हम जैसे जानते हैं डेटा फ्रेम मेथड है और इस मेथड के थ्रू हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो हमने एक एम टी डेटा फ्रेम, अब एम टी क्यों है, क्योंकि हमने कोई पैरामीटर वैल्यू पास ही नहीं की। एटलीस्ट अगर हम वैल्यू पास करते तो उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम बनता, पर हमने कुछ पास ही नहीं किया। इंडेक्स का कॉलम तो बात की बात है, तो हमने वैल्यू ही पास नहीं की तो उसके अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो इंडेक्स कॉलम का कोई मतलब भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, डेटा ही नहीं है इसके अंदर। तो क्योंकि कोई पैरामीटर वैल्यू पास नहीं किया इसको हमने असाइन कर दिया डीएफ के, तो डीएफ डेटा फ्रेम क्रिएट तो हो जाएगा क्योंकि डेटा फ्रेम मेथड की हेल्प से इसे हमने क्रिएट किया है। लेकिन इसके अंदर होगा क्या कि आपका एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा और जब हम उसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट डीएफ लिखेंगे, ठीक है, तो प्रिंट डीएफ लिखने पर एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा आपका। और वो आप देख भी सकते हैं, कुछ मैसेज ऐसे आएगा एम्प्टी डेटा फ्रेम कॉलम नल दिखा रहा है और इंडेक्स भी नल दिखा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी कॉलम नहीं है और इसके अंदर कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से हम एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, मीनिंग ऐसा डेटा फ्रेम जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कीजिए, और नॉर्मली हमें प्रैक्टिस होती है कि डेटा फ्रेम क्रिएट करके उसके कॉलम नेम और इंडेक्स वैल्यू का नेम देने की कोशिश करते हैं, हम करते भी हैं। तो ये देखिए सिंपल सा है कि अगर आप कोई वैल्यू ही पास नहीं करेंगे तो एम्प्टी बन जाएगा उसके अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है।
ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट काफ़ी। चलिए आगे बात करते हैं। अब लिस्ट की हेल्प से हमें डेटा फ्रेम बनाना है। तो लिस्ट आप जानते हैं, लिस्ट के एलिमेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और लिस्ट जो होता है म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इट मीन्स ये है कि इसके साइज़ को हम बढ़ा घटा सकते हैं, एलिमेंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, आपने 11th में पढ़ा होगा। ये तो लिस्ट एक डेटा टाइप है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अलग अलग एलिमेंट लिख सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो हमने पहले एक लिस्ट ली, और उससे पहले तो हमें लिखना ही पड़ेगा इम्पोर्ट पांडाज एज PD। उसके बाद डेटा लिखा, डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने क्या देखा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये एलिमेंट है लिस्ट के, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, जब कभी भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स पास करते हैं तो इट मीन्स वो आपने एक लिस्ट डिक्लेयर की है, और इस लिस्ट को नाम दे दिया हमने डेटा। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जब आप डेटा फ्रेम मेथड की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट करें, तो आप इस लिस्ट को एज ए पैरामीटर वैल्यू उसके अंदर पास कर दें। तो होगा क्या कि डेटा फ्रेम उस लिस्ट के जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट अब डेटा फ्रेम के एलिमेंट बन जाएंगे आपके। देखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए आप, डेटा फ्रेम इज इक्वल टू PD, इसके अंदर मैं मार्क कर देता हूँ अगर आपको डाउट है तो भी। थर्ड लाइन देखिए, DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम डेटा। अब आपने डेटा को एज ए पैरामीटर इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, तो डेटा के एलिमेंट तो ऑलरेडी हमको पता है 1, 2, 3, 4, 5, और डेटा क्या है, डेटा एक लिस्ट है, और लिस्ट के कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अब हमें ये भी चेक करना है कि डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया नहीं हो गया। तो अगर हम DF को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, क्योंकि डेटा फ्रेम हाँ जो हमने लिखा था PD डॉट डेटा फ्रेम, वो DF को असाइन किया था, तो DF को अगर हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही हमने DF को प्रिंट कराया, हमने देखा कि ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, बट इसके अंदर एक बात और है, वो देखेंगे हम कि डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू और डिफ़ॉल्ट कॉलम वैल्यू आ जाएंगी। तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, आप देखिए, और डिफ़ॉल्ट कॉलम वैल्यू भी 0 से स्टार्ट हो रही है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखिए हमने ना तो इंडेक्स एज ए पैरामीटर वैल्यू यूज़ किया, इंडेक्स यूज़ किया, ठीक है, इंडेक्स पैरामीटर यूज़ किया, ना ही हमने कॉलम पैरामीटर यूज़ किया। तो जब हम इंडेक्स का पैरामीटर यूज़ नहीं करेंगे, कॉलम पैरामीटर यूज़ नहीं करेंगे, तो जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी उसके थ्रू ही आपका इंडेक्स और कॉलम का जो नेम होगा वो आएगा। अब डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, चाहे हम इंडेक्स की बात करें या फिर हम बात करें कॉलम की। तो इसमें काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट है और फर्स्ट कॉलम भी 0 से स्टार्ट है। तो ये आपका बन गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आप नेम देना चाह रहे हैं इंडेक्स का तो दे सकते हैं। अभी तो हमने बिल्कुल सिंपल बनाया है, जिसमें हमने इंडेक्स और कॉलम पैरामीटर यूज़ ही नहीं किया। तो बिना इंडेक्स और कॉलम पैरामीटर के हमने सिर्फ एक लिस्ट की हेल्प से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया, और वो बिल्कुल सिंपल है। हम लिस्ट को एज ए पैरामीटर डेटा फ्रेम मेथड के अंदर पास कर देंगे, तो उससे एक क्या होगा कि लिस्ट आपका, लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स हो जाएंगे। अभी एग्जाम्पल 2 है। अब इस एग्जाम्पल 2 में क्या है, आप देखिए, इस एग्जाम्पल 2 में हमने आपको लिस्ट ली है अगेन, लेकिन अब हमने नेस्टेड लिस्ट ली है। ठीक है, हमने क्या लिया है, नेस्टेड लिस्ट लिया। और नेस्टेड लिस्ट क्यों लिए, देखिए अभी पिछली वाले केस में क्या था कि हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए था, तो हमने एक लिस्ट को पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें अंदर हमने नेस्टेड लिस्ट ली है, तो अभी आप देखेंगे कि डेटा जो लिस्ट का नेम है उसके अंदर हमने फर्स्ट एलिमेंट पास किया है Alex, 10। एलेक्स ऑब्वियसली किसी स्टूडेंट का नेम रहा होगा, ठीक है, ऐसा समझिए, और 10 उसकी मान लीजिए कुछ भी रोल एज ना, 10 इसकी एज है, तो Alex 10 नेम और एज का कॉम्बिनेशन में हमने वैल्यू पास कर दी। फिर कॉमा लगा के हमने Bob 12, तो Bob 12 भी नेम और एज का कॉम्बिनेशन है। क्लार्क 13, ये भी नेम और एज का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास अब 3 डेटा सेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है, वो हैं आपकी Alex 10, Bob 12 और क्लार्क 13। तो ये हमने इसके अंदर पास कर दी डेटा, डेटा फ्रेम के डेटा लिस्ट के अंदर। तो अभी लिस्ट के अंदर हमने पास कर दी है, तो अभी आप देख सकते हैं इसको। अब क्या होगा, अब ये है कि आपका, आपने लिखा नेक्स्ट लाइन के अंदर DF इजिकल टू डी PD डॉट डेटा फ्रेम। तो PD तो पांडास का ऑल्टरनेटिव नेम है, वो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें उसका एक मेथड एक्सेस करना है, और मेथड क्या है, मेथड है डेटा फ्रेम। तो जब तक हम उसे एक्सेस नहीं करेंगे हम डेटा फ्रेम क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो हमने वो लिख दिया आपका, ठीक है। तो हमने लिखा PD डॉट डेटा फ्रेम, और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें उसके बाद डेटा को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर देना। तो हमने डेटा को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद है कॉलम नेम कॉमा एज। तो नेम और एज क्या है, नेम और एज है आपके कॉलम के नेम, और कॉलम क्या है, कॉलम्स COLUMNS, कॉलम से एरर आएगी। तो कॉलम्स क्या है, कॉलम्स है आपका, कॉलम्स के जो भी हमें नेम देने हैं वो, तो हमने यहाँ पर नेम दे हमने इसको नेम दे दिए नेम और एज। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा,
जिस ऑर्डर में आपने डेटा को जिस ऑर्डर में आपने डेटा को लिस्ट के अंदर डिक्लेयर किया वही ऑर्डर इसका होगा। मीनिंग एलेक्स का जो एलेक्स, बॉब और क्लर्क ये नेम कॉलम के अंदर शो होगा, और 10, 12 और 13 ये एज कॉलम के अंदर शो होगा। क्योंकि दो ही वैल्यू थी तो दो ही कॉलम हमने यहाँ डिक्लेयर किए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसे प्रिंटेड डेफ कर दिया। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट और है, हमने इंडेक्स का नाम कुछ नहीं दिया, इंडेक्स को हमने कुछ नहीं किया, तो इंडेक्स की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी और कॉलम के नेम आ जाएंगे, नेम और एज। देखिए जब हम इसको हम प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट कराने पर हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। हमने लिखा 0, 1, 2 और नेम एज, तो नेम के अंदर हम देख पा रहे हैं एलेक्स, बॉब और क्लर्क आ गया, और एज के अंदर आएगा 10, 12, 13। तो इस डेटा फ्रेम के अंदर बेसिकली 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। तो पिछली बार क्या था, पिछली बार सिर्फ एक ही कॉलम था, इस बार 2 कॉलम्स हैं। तो लिस्ट की हेल्प से हमने, नेस्टेड लिस्ट की हेल्प से ये हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। और इसके अंदर इंडेक्स का हमने कोई इंडेक्स पैरामीटर यूज़ ही नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की जो भी वैल्यू होती है हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, तो वो आपका 0 से स्टार्ट होके 3 हमारे इसमें रोज़ हमारी बनेंगी इसके अंदर। तो आई थिंक अभी ये समझ में आ गया होगा आपको। तो पिछली वाली केस से अगर हम कंपैरिजन करें इसको, तो उसमें सिंगल वैल्यू थी तो हमने सिंपल एक लिस्ट पास कर दी, लेकिन इस केस में हमें 2 कॉलम बनाने थे। तो हमने क्या किया, हमने काम ये किया कि जो पेयर थे उनको एक लिस्ट की फॉर्म में लिस्ट के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जिसे नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। तो अभी ये हो गया आपका, अभी आगे देखते हैं। चलिए, तो लिस्ट की हेल्प से हम सीख गए कि लिस्ट की हेल्प से डिक्शनरी को हम लिस्ट की हेल्प से हम डेटा फ्रेम को कैसे बनाते हैं। देखिए एग्ज़ाम में क्या है कि एग्ज़ाम में आपको इंडिविजुअल मेथड भी पूछा जा सकता है कि कैसे आप बनाएंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन है तो उसमें तो आप डेटा फ्रेम, फिर उस डेटा फ्रेम आपको क्रिएट ही करना है समहाउ, तो फिर आप की अपनी चॉइस है कि आप डेटा फ्रेम किस मेथड से के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। तो डेटा फ्रेम क्रिएट होने से मतलब होता है वहाँ पर, बाकी मेथड से उतना कोई खास मतलब नहीं होता, जब तक कि मेथड के लिए आपसे कहा ना जाए स्पेशली कि आप इस मेथड को फॉलो कीजिए डेटा फ्रेम बनाने के लिए। तो लिस्ट की हेल्प से तो हमें पता चल गया कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है। अब हमें ये देखना है कि डिक्शनरी की हेल्प से कैसे क्रिएट होता है। तो पहले तो डिक्शनरी के बारे में याद थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी लिस्ट से थोड़ा सा अलग है तो डेटा टाइप, और ये भी डेटा को कंटेन किया रहता है। लेकिन लिस्ट के अंदर क्या होता है, डिक्शनरी के अंदर क्या है आपका, कि हमें हमेशा जो वैल्यू देनी होती है वो की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में देनी होती है। हम इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। लिस्ट ऑर्डर्ड है, लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं आपके, हमेशा उसकी एक इंडेक्स पोजीशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होती है, ये आपको पता होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिस्ट के एलिमेंट्स की एक इंडेक्स पोजीशन होती है, उसके थ्रू हम एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है, डिक्शनरी में की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, यानी अगर हमें किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमें उसकी की पता होनी चाहिए। अगर हमें की पता है तभी हम वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, अगर हमें की ही नहीं पता तो हम वैल्यू को ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये, तो हमेशा डिक्शनरी में की वैल्यू का कॉम्बिनेशन चलता है आपका, और उसी की फॉर्म में हम लिस्ट डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो जैसे लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का साइन था, तो इसके अंदर हमें स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट इस बात की पहचान होती है कि आपने डिक्शनरी डिक्लेयर किया, और डिक्शनरी के सभी एलिमेंट आपको की वैल्यू के टर्म्स में ही चाहिए होते हैं। की और फिर उसके बाद कॉलन और फिर उसके बाद वैल्यू। अब जो की है, की आपका एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है, और एक इंटीजर भी हो सकता है। जनरली हम स्ट्रिंग या इंटीजर लेते हैं इसमें, और अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हम की वैल्यू को हम हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो की होती है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। तो ज़्यादातर हम प्रेफर यही करते हैं कि या तो हम एक स्ट्रिंग लें या हम एक इंटीजर वैल्यू लें। तो ये लिस्ट डिक्शनरी में आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कराना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि यहाँ पर हम डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर आपको डिक्शनरी में ही डाउट है तो फिर आप डेटा फ्रेम में तो आपको डेफिनेटली डाउट आ ही जाएगा, उसमें तो फिर प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। और डेटा तो कैसा भी हो सकता है, डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ अगर लेना है डेटा आपको, तो आप फिर उसके अंदर क्या करें कि आप उसके अंदर कोई लिस्ट ही पास कर दें। चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहली लाइन ये है इसके अंदर, इम्पोर्ट पांडाज एज पी। तो पी क्या है, पी जैसे मैंने बताया अल्टरनेटिव नेम है, क्योंकि अल्टरनेटिव नेम जब भी दिया जाएगा, जहाँ कहीं भी दिया जाएगा एज के बाद दिया जाएगा, ये चीज़ समझ लीजिए आप।
ठीक है। और हमने इसके अंदर क्या किया, हमने किया इंपोर्ट पांडाज एस पी डी। तो पांडाज लाइब्रेरी को हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया और किस नाम से और उसका एक अल्टरनेटिव नेम भी दे दिया। अल्टरनेटिव का नेम क्या है, पीडी। पीडी का अब यहाँ पर क्या है कि आगे अब फ्यूचर में मतलब इस प्रोग्राम के थ्रू आउट दिस प्रोग्राम अगर हमें इसका नेम यूज़ करना है तो हम पीडी ही यूज़ करेंगे, हमें पांडाज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो और किसी भी मेथड को यूज़ करना है तो हमें पता ही है कि सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी का नेम लिखते हैं, उसके बाद डॉट लिखते हैं, उसके बाद मेथड का नेम लिखते हैं। तो पांडास की जगह पीडी लिखना है, डॉट लिखना है और मेथड का नेम जैसे डेटा फ्रेम है मेथड का नेम तो वही डेटा फ्रेम का नेम लिखना है हमको इसके अंदर। तो पहली लाइन देखिए इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड लाइन के अंदर हमें एक बात तो पता है कि डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें डेटा चाहिए। और डेटा क्या हो सकता है, डेटा लिस्ट हो सकता है, डेटा डिक्शनरी हो सकता है, डेटा एक सीरीज़ भी हो सकता है जिसकी हेल्प से हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो पिछली बार लिस्ट था, इस बार डेटा फ्रेम में अब हम डेटा क्रिएट का डेटा जो है हमारा वो क्या रहेगा, इस बार डेटा रहेगा हमारा डिक्शनरी। तो चलिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, अब हमें जो भी कुछ लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है जब हम डिक्शनरी की बात करेंगे। और किस तरह से लिखना है, की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में। तो पहले हमने एक की ली, तो की को हमने एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लिया और जितनी भी कीज़ हैं, दो ही की हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं नेम और एज। तो हमने की का नेम लिखा नेम, ठीक है, और सिंगल कोट के अंदर इसको मार्क कर दिया और उसके बाद कॉलन का साइन। कॉलन का साइन ये है कि ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये आपका की हो गई, अब आपकी वैल्यू स्टार्ट होने जा रही है। तो अब हमें वैल्यू देनी है, तो वैल्यू हमारे पास है एक से ज़्यादा वैल्यू है। अगर एक वैल्यू तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यू है तो आप उसे लिस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिस्ट की फॉर्म में दे दिया टॉम, जैक, स्टीवन, रिकी। अब इसकी एक लिस्ट बना दी। तो इसका मतलब ये है कि नेम एक की है और उसके रेस्पेक्ट में जो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, टॉम, जैक, स्टीव और रिकी, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने क्या लिया, हमने फिर एज लिया। तो एज के रेस्पेक्ट में हमने क्या वैल्यूज़ ली, 28, 34, 29, 42। तो एज एक की है, उसके रेस्पेक्ट में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं 28, 34, 29 और 42, ये वैल्यूज़ हो गई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्शनरी के रेस्पेक्ट में। और ज़्यादातर हम क्या काम करते हैं कि जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करते हैं। आप आगे भी एग्जाम्पल देखेंगे और आपने पहले भी पढ़ा है क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको बिल्कुल कुछ आइडिया ना हो। तो अभी इसमें क्या है, ये चीज़ समझ लीजिए कि जब हम डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो जो डिक्शनरी के कॉलम नेम होते हैं, बात को समझिएगा, डिक्शनरी के जो कीज़ होती हैं, कॉलम नहीं, डिक्शनरीज की जो कीज़ होती हैं वो डेटा फ्रेम के कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप चाहे कॉलम में उसे डिक्लेयर करें या ना करें। इसका मतलब ये है कि कॉलम जो आपका एक पैरामीटर है उसके अंदर अगर हम डिक्लेयर नहीं भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिक्शनरी की डेटा फ्रेम के कॉलम बन जाते हैं उस केस में जब हम डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है और ये काफ़ी टाइम यूज़ होगा आपके प्रोग्राम के अंदर। तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 की थी, कौन कौन सी, नेम और एज। तो जब हम इसे डेटा फ्रेम के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे इस डिक्शनरी की हेल्प से तो ये एज और नेम आपके डेटा फ्रेम के कॉलम बन जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, देखिए यहाँ हमने नेम, एक की नेम हो गया और एक ही हो गया आपका एज। जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये डेटा फ्रेम बनने के बाद एज और नेम आपके कॉलम नेम बन गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि नेम के बाद एज आया था, इसमें एज के बाद नेम आ रहा है आंसर के अंदर डेटा फ्रेम क्रिएट होने के बाद। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। जब अनऑर्डर्ड डेटा टाइप का मतलब ये होता है उसका कोई ऑर्डर नहीं है। जब ऑर्डर ही नहीं है तो फिर हमने डेटा फ्रेम में क्या की पहले लिखी थी, कौन सी की बाद में लिखी थी, इसका कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है। तो एज पहले आ रहा है, नेम बाद में आ रहा है। ये भी हो सकता है कि नेम पहले आए एज बाद में आए, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर, इसमें आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने की ली है डेटा फ्रेम के अंदर और उसके थ्रू की ली है डिक्शनरी के अंदर और उसके थ्रू डेटा फ्रेम को बनाया है तो डेटा फ्रेम के जो कॉलम होंगे उनका ऑर्डर कीज़ के ऑर्डर से डिफ़र हो सकता है। ज़रूरी नहीं है डिफ़र हो, हमेशा डिफ़र हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि वो अनऑर्डर्ड होते हैं, तो ये भी एक फैक्ट है। तो अभी हमें यहाँ पर 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चले। पहला तो ये कि जब हमें डिक्शनरी से
डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होता है तो हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और डिक्शनरी की हम कीज़ देंगे। डिक्शनरी में तो कीज़ होती हैं, तो डिक्शनरी की हम कीज़ देंगे तो वो की डेटा फ्रेम के कॉलम बन जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन कॉलम्स का ऑर्डर डिक्शनरी की कीज़ के ऑर्डर से डिफ़र हो सकता है क्योंकि डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। चलिए यहाँ तक हो गया, आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए आप, इसके बाद हमने किया डिक्शनरी को क्रिएट किया, तो हमने लिखा डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम और डेटा को एज ए पैरामीटर हमने इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, इसके अंदर पास कर दिया और फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया। देखना भी तो है कि डिक्शनरी बनी नहीं बनी। ठीक है, तो हमने उसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद हमने आउटपुट देखा, तो ये आउटपुट आ गया। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर, हाँ, तो अब आप इसके अंदर देखेंगे ये डिक्शनरी बन गया। तो इस डिक्शनरी में जो इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट है। तो इंडेक्स की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट किया क्योंकि जब हमने डेटा फ्रेम बनाया, देखिए इस लाइन के अंदर देखिए, जब हमने डेटा फ्रेम बनाया तो हमने लिखा डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा एज अ सिंगल पैरामीटर हमने पास किया सिर्फ। ठीक है, डेटा को, जो कि एक डिक्शनरी है, बाकी इंडेक्स कॉलम हमने बनाया ही नहीं। तो कॉलम का नेम तो आ गया। कॉलम का नेम क्यों आ गया? क्योंकि मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिक्शनरी से जब हम डेटा फ्रेम बनाते हैं तो डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो कॉलम के नेम बन जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि इंडेक्स हमने डिक्लेयर किया नहीं और इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है। तो इंडेक्स की पोजीशन तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 ये है आपकी। क्लियर? तो अभी ये सिंपल था डेटा फ्रेम, हमने एक सिंपल डेटा फ्रेम बनाया, सिर्फ एक डिक्शनरी को एज ए पैरामीटर पास कर दिया डेटा फ्रेम मेथड के अंदर, तो हमारा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। और बस इतना है। लिस्ट से इसका एक एडवांटेज ये है कि लिस्ट में हमें कॉलम के नेम देना पड़ता है, पर इसमें हमें कॉलम के नेम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कॉलम के नेम देने, जो कीज़ होती हैं वो कॉलम के नेम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो एक ये भी पॉइंट था। चलिए आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल 2 है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू देनी है, इंडेक्स की भी वैल्यू देनी है, डिक्लेयर करनी है। बाकी तो सब पिछली बार की तरह रखते हैं सेम। तो देखिए आपने इंपोर्ट पांडाज एज पी डी लिखा, इसको तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। और डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम से रिलेटेड जितने मेथड हैं वो आपके पांडाज लाइब्रेरी का ही पार्ट है। तो आपने लिखा इंपोर्ट पांडाज एज पी डी ऑल्टरनेटिव नेम है इसका। अच्छा, एक बात और है इसके अंदर कि ये नहीं है कि सर हमने तो पी डी लिखा था या हमने कुछ और लिखा था, पी डी ही क्यों लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं शॉर्ट नेम, तो जो भी आप लिखेंगे उसका अल्टरनेटिव नेम बन जाएगा। तो ये भी हो सकता है किसी दूसरी बुक में कुछ पी डी ना करके कुछ और दे रखा हो, तो अल्टरनेटिव नेम जो होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका क्या नेम लेना चाह रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि आप काफ़ी बड़ा नेम ले लें तो फिर इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आप पी डी लिखें, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादातर बुक में भी ये दे रखा है और आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके पे आप पी डी लिखेंगे इसके अंदर। पॉइंट तो ये था। सेकंड, चलिए डेटा बनाया हमने। हमने एक वेरिएबल लिया डेटा और एक डिक्शनरी को डिक्लेयर कर दिया। डिक्शनरी वही है जो पिछली बार थी। ठीक है, इसके अंदर कीज़ हैं, नेम और एज, और वैल्यूज़ हैं। नेम के रेस्पेक्ट में एक लिस्ट है तो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी हम, टॉम जैक स्टीवन लिखी। और एज के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 28 34 29 42 ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हमने क्या किया है, अब हमने डेटा फ्रेम को बनाया है। तो जब हम डेटा फ्रेम को बनाएंगे तो हमने लिखा डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, जैसा हम करते आए वैसे ही करेंगे। और पैरामीटर वैल्यू क्या पास करेंगे, डेटा। डेटा क्या है, एक डिक्शनरी का नेम है डेटा, तो हमने डेटा को लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे कॉमा इंडेक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉमा इंडेक्स। अब इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं क्योंकि इंडेक्स एक पैरामीटर, इंडेक्स की वैल्यू हम देंगे अब। तो पिछली बार तो इंडेक्स की वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन इस बार हम इंडेक्स की वैल्यू देंगे अपनी तरफ से। तो हमने दे दिया रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, ये इंडेक्स की वैल्यू थी, हमने दे दी अपनी तरफ से। तो आप देखिए इसका आउटपुट देखिए। अब इस आउटपुट में पिछली बार की तरह आउटपुट सेम है, बस इंडेक्स वैल्यू चेंज होगी। तो इंडेक्स वैल्यू क्या है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। क्वेश्चन फिर वही आता है माइंड में कि अभी कॉलम का नेम तो दिया नहीं, तो कॉलम का नेम तो एज और नेम शो कर रहा है। तो वही बात है जो पिछली बार बताई थी, सेम थिंग अभी भी अप्लाई हो रही है। अभी क्या था, पिछली बार जब हमने किया था तो ये बताया था कि जो आपके डिक्शनरी की कीज़ होती हैं वो कॉलम का नेम बन जाते हैं आपके। तो कॉलम का डिक्शनरी कीज़ थी पिछली बार नेम और एज, तो वही आपका कीज़ बन जाएंगी आपके नेम और एज। तो ये आएगा। तो कॉलम को अगर हम कॉलम का ऐसे पैरामीटर यूज़ ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि वो जो कॉलम के जो नेम हैं वो कीज़ जो होती हैं ऑटोमेटिकली कॉलम के नेम में कन्वर्ट हो जाती हैं।
बन जाती हैं। तो ये डिक्शनरी का एक एडवांटेज भी समझ सकते हैं आप इसको, ये एक एडवांटेज रहता है। आप चाहें तो अलग से उसे डिक्लेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो ये भी एक पॉइंट था। तो आज के लिए इतना। अभी हमने डिक्शनरी से और लिस्ट से समझा कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन कौन से अदर दूसरे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।